एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरे अब्बू ने अचानक से मेरी माँ को कह दिया कि आज साजिया की शादी है और मैं ये सुनकर हैरान रह गई। लेकिन जितनी मैं हैरान हुई थी आप लोगों से बयां नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे इलाके में ऐसा होता था। सुबह रिश्ता तय हुआ, रात को शादी की बात हो जाती थी, 4 दिन में लड़की विदा होकर अपने घर चली जाती थी। क्योंकि यहाँ पर सब लोग ही गरीब थे, ना किसी को दहेज देने की फिक्र होती थी और ना ही ज्यादा धूमधाम करने की। सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। अगर घर वाले अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते थे, बाकी सब कुछ लड़का खुद बनाता था। हम लोग अपनी रस्मों पर चलते थे और हमें ये रस्म ठीक भी लगती थी। मुझे तैयार कर दिया गया और मेरा निकाह भी हो गया। हमारे यहाँ ये रस्म भी थी कि शादी के रात ही लड़का लड़की एक दूसरे को देखते थे। मेरा बाप एक अच्छा इंसान था और वह पूरे इलाके में सिर्फ अपने अच्छाई की वजह से ही मशहूर था। इसलिए मुझे पता था कि मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा ही होगा। उम्मीद है उसने मेरे लिए जिस आदमी का चुनाव किया होगा वे अच्छा ही होगा, और अल्लाह का वादा है कि अच्छी औरतों के लिए अच्छे मर्द ही चुने जाते हैं। अपने कमरे में बैठी थी जब दूल्हा सामने आकर बैठ गया। जब उसने मेरा घूंघट उठाया तो उसे देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैं हैरान रह गई और जल्दी मेरे दिल में एक ही शब्द आया, मेरे बाप ने मुझे कौन सी गुनाह का बदला लिया है। क्योंकि जब मैंने उस आदमी को देखा तो उसका तो इतना। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी। सब कहते थे कि साजिया जैसी बेटी अल्लाह हर इंसान को दे, क्योंकि वैसे तो उस गांव के वसूलों के हिसाब से मुझे सिर्फ 5वीं क्लास तक ही पढ़ाया गया था। मेरा दिमाग इतना तेज था कि मुझे 5वीं क्लास पढ़ने के बाद सारी हिंदी इंग्लिश भी पढ़नी आती थी, बोलनी भी आती थी, और मैं इंग्लिश भी अच्छी बोल लेती थी। हमारे इलाके में टूरिस्ट बहुत आते थे, क्योंकि वह एक पहाड़ी और झरनों वाला इलाका था। उनको देखकर, उनकी बातें सुनकर मुझे इंग्लिश बोलने आ गई थी। मैं देखने में खूबसूरत भी थी और घर के कामों में भी बहुत अच्छी थी। मेरा दिल बहुत छोटा सा था। जब मैं किसी को मुसीबत में देखती तो परेशान हो जाती थी। हमारे घर में खुद खाने पीने के कुछ नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैं लोगों की मदद करने की कोशिश करती। मेरा एक छोटा भाई था और माँ बाप भी मजदूरी का काम करते थे। ऐसी कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि कल को साजिया जवान हो रही है, अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, उसकी शादी के बारे में सोचो। मेरे बाप ने ये बात सुन तो लिया, लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करते थे, क्योंकि उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे जितने एक आम शादी में लगते थे। अब ऐसा तो नहीं था, बिल्कुल ही नहीं, मुफ्त में शादी हो जाती। पर एक दिन जब मैं घर आई और मैंने घर में कदम ही रखा था, मेरी माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि तेरा क्या काम है गांव के लड़कों के साथ बातें करने का। मैं ये सुनकर परेशान हो गई थी। मैंने कौन से लड़के से बात की थी? मेरी माँ ये सब कह रही थी कि मेरा बाप भी सामने बैठा था। कहने लगी, तुझसे पहले तेरी करतूतों की खबर मुझ तक पहुंच गई है। मैंने कहा कि कौन सी करतूत कर दी है मैंने? तो उन्होंने बताया कि वे साथ वाले लड़के ने देखा है कि तू एक आदमी के पास खड़ी थी और उसको सेब खिला रही थी। कहाँ से आया तेरे पास सेब, और तू उसको क्यों खिला रही थी? मैंने कहा कि मैंने पेड़ के ऊपर चढ़कर तोड़े थे। ये देखो, मुझे थोड़ी सी चोट भी लग गई है, आप लोगों के लिए भी तो लाई हूँ। और मैं जिसको सेब खिला रही थी वह एक भिखारी था। मुझसे तो मैंने दे दिया उसको। माँ, आप लोगों के बातों पर क्यों ध्यान देती हो? क्या आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? और क्या अपने परिवार पर भरोसा नहीं करती? किसी को भीख देना कोई गुनाह है? ये लो, पकड़ो सेब और खा लो। मैंने अपनी माँ के आंचल में रखा और खुद वहाँ से निकल कर आई। मैं अपने जख्म धोने के लिए नल पर चली गई। मुझे छोटी सी खरोच लगी थी। मेरी माँ ने मेरे बाप की तरफ देखा और वे दोनों न जाने आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे थे। कुछ न बोले। हमारे घर में माफी मांगने का तो रिवाज ही नहीं था। ठीक है, माँ बाप औलाद से माफी नहीं मांगते, पर इतना तो कह देते कि चल कोई बात नहीं। माँ ने सेब ले लिया और धोकर मेरे भाई को खिलाने लगी। वैसे मैंने माँ को पूरी बात तो नहीं बताई थी। पूरी बात ये थी, जब मैं उस आदमी के पास से गुजर रही थी तो उसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं बड़ी बहादुर थी। अगर कोई मेरी जगह होता तो वह डर ही जाता। मैंने कहा कि शर्म नहीं आती तुम्हें? जब उसकी तरफ देखा तो उसका हुलिया बहुत ही बुरा था और डरावना था। बिल्कुल काला सा मुंह था, बुरा सा आदमी था, इतना गंदा कि उसके पास खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उसके अंदर से बदबू आ रही थी। मैंने कहा कि इस उम्र में भी लड़कियों को छेड़ते हो, अल्लाह का डर नहीं है तुम्हें? तो वह कहने लगा, छेड़ नहीं रहा हूँ, भूखा हूँ, कुछ खाने को हो तो दे दो। तो मैंने उसे सेब निकाल कर दे दिया और यही मंजर शायद एक लड़के ने देख लिया जो हमारे साथ वाले गांव में रहता था।
वह भी बड़ा बदतमीज लड़का था। एक दिन छत पर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था तो मैंने उसकी माँ को शिकायत लगा दी थी, इसलिए उसने मुझसे बदला लिया था। ये तो हमारी आजकल की नस्लों का हाल है। बच्चों के स्वभाव में भी इतना गुस्सा और बदले की भावना भरा हुआ होता है। कल को क्या समाज के लिए करामत साबित होंगे, या तो खुर्दगर्ज होंगे या बुरे बनेंगे। मैं घर के काम खत्म करके घर से बाहर निकल जाती थी। हमें तो फिर भी 5वीं क्लास तक पढ़ा दिया गया था, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बच्चियां भी थीं जिनको स्कूल नहीं भेजा गया था। मैं कब से देख रही थी। हमारे गांव में एक घर था, उसका मालिक शायद इस जगह को छोड़कर चला गया था और वह दरवाजा भी टूट गया था। इस घर के अंदर कुर्सियां पड़ी हुई थी, कुछ सामान पड़ा हुआ था। एक कमरे का छत गिरा हुआ था, लेकिन 2 कमरे अच्छे थे, इस्तेमाल कर सकते थे। गांव वालों की मर्जी से मैं उस जगह को इस्तेमाल में ला सकती थी। मुझे किसी ने भी नहीं रोकना था। मैं यहाँ पर छोटा सा स्कूल बनाना चाहती थी। हाँ, मैं खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जितना मुझे आता था इतना तो मैं किसी को सिखा सकती थी। मैंने सोचा कि जो चीज यहाँ पर पड़ी है उन्हीं को जुगाड़ बनाकर एक छोटा सा स्कूल बना लूंगी। इसलिए बार बार वहाँ जाया करती थी, लेकिन किसी को ये बात बताती नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसी बातें पहले ही बता दी जाती तो शायद मैं कुछ कर ही नहीं पाती। अपने गांव की कुछ छोटी छोटी लड़कियों को जानती थी। उनको एक दिन अपने साथ ले लिया और उस जगह को साफ करने लगी। वह जगह साफ कर रही थी जब वहां पर एक भिखारी घुस आया। मैंने उसे कहा कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तो कहने लगा, क्यों, ये घर थोड़ी है, ये तो गांव का घर है जो खाली पड़ा है। जैसे तुम आ गई हो वैसे मैं भी आ गया हूँ। मैंने कहा कि तुम्हें किसने यहाँ आने के लिए कहा? पहले ही तुम्हारी वजह से मेरे घर में मेरी पिटाई लग गई है। तुम्हें एक सेब क्या खिला दिया? तुम तो मेरे सर पर आ पड़े हो। मैंने कहा कि चलो जाओ यहाँ से, उससे पहले कि यहाँ पर तुम्हें कोई और देख ले। सच कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जिसको कोई काम नहीं होता वह दूसरों के घर में ताका झाकी ही करता है, इधर की बात उधर करता है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो फिर वही कहानी बन जाएगी। मैं उससे ये बात कर ही रही थी कि और एक बड़ा सा टेबल पड़ा हुआ था जिसको हटाने की कोशिश कर रही थी। वो मुझसे नहीं हिल रहा था। मेरे साथ जो छोटी छोटी लड़कियां काम कर रही थी उनके बस की भी ये बात नहीं थी। उसने टेबल को एक हाथ लगाया और मैं जिस तरफ करना चाहती थी उस तरफ फंसा दिया। मैं हैरान रह गई, उस बुढ़े के अंदर अभी भी इतनी ताकत थी। मैंने कहा कि शुक्रिया आपकी। उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने ही आया था। मुझे पता है तुम यहाँ पर एक स्कूल बनाना चाहती हो, एक छोटी लड़की ने मुझे बताया। मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद करने आ जाऊं। मैंने कहा, अगर तुम्हें मदद करने का ही इतना शौक है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भी है, तो तुम अपनी मदद क्यों नहीं करते हो? लोगों से भीख क्यों मांगते फिरते रहते हो? अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर लेते? इतने भी बूढ़े नहीं हो। ये टेबल बहुत भारी था, फिर भी तुमने उसको हटा दिया। अभी भी तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम मजदूरी तो कर ही सकते हो, फिर ये सब क्यों करते फिरते हो? मैं उससे बात कर ही रही थी, वो मेरी आंखों में देख रहा था। उसने कहा, बस मेरी मजबूरी है। मैंने कहा, मजबूरी नहीं है, मांग के खाने की आदत पड़ गई है तुम्हें। खैर, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। जितनी मदद तुमने मेरी कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम यहाँ से चले जाओ। वह भी वहां से चला गया। मैंने आसपास देखना शुरू किया, किसी ने देखा तो नहीं था। मैंने उस जगह को साफ किया, जो सामान वहां पड़ा था उसको सेट किया, लड़कियों को वहां बैठा भी दिया और उनको पहला सबक भी पढ़ा दिया। अपनी पुरानी कॉपियों के भरे हुए पन्ने फाड़कर बाकी के साफ सुथरे पन्ने उनको पकड़ा दिए। घर का काम भी दे दिया और सिखाना शुरू किया। मैं बड़ी खुश थी, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल रहा था। दूसरे दिन भी हम लोगों ने क्लास ली थी, लेकिन जब मैं तीसरे दिन वहां गई तो हैरान थी। उस जगह से कुर्सियां भी गायब थी। किसी ने वहां पर अपने जानवर बांध रखे थे। मैंने कहा, ये क्या हो रहा है? तो जानवर वाला कहने लगा, जैसे तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से स्कूल बना सकती हो, वैसे ही मैंने यहाँ पर गायों का तबेला बना दिया है। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? स्कूल और तबेले का क्या जोड़ है? पागल हो गए हो तुम? निकालो इन जानवरों को और यहाँ पर लड़कियां बैठकर पढ़ाई करेंगी तो उनको भी कुछ नॉलेज होगा। वे अपने घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल सकती हैं। तुम्हारे गाय पहाड़ पर जाकर भी खाना खा लेंगी। कहने लगा, लड़कियों को मत पढ़ाओ, नहीं तो तुम्हारे जैसी बनेंगी। किसी के भी घर में घुस जाएंगी और अपनी मनमानी करेंगी। और अब यहाँ खड़ी होकर मुझसे जुबान क्यों चला रही हो? मैं वहाँ आसपास नजर दौड़ाया तो वो भिखारी भी खड़ा था और ये गाय भैंस वाला मुझसे बदतमीजी कर रहा था। अगर उस भिखारी को मेरी मदद करने का इतना ही शौक था तो ये यहाँ पर आकर मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा था? वह वहीं से पलट गया।
जबकि उसने सब कुछ देख लिया था। मैं भी सोच रही थी मैं किस इंसान से मदद की उम्मीद कर रही हूँ। इतना मदद करने वाला होता तो खुद के लिए पहले करता, अपने लिए ही कुछ कर लेता। अब अपने लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरे लिए क्या ही करेगा। मेरा स्कूल तो बर्बाद हो गया था। उसने वहां पर अपने जानवर बांध दिए थे और कहा कि मेरे जानवरों की जगह है, जब तक मेरा दिल करेगा मैं यहाँ पर रखूंगा। अगर इस घर का मालिक आ गया तो जानवर निकाल कर ले जाऊंगा। अगर तुम कब्जा कर सकती हो तो मैं भी तो कब्जा कर सकता हूँ। मैंने कहा मैं कब्जा नहीं कर रही हूँ, पर उस बेवकूफ आदमी के साथ मैं क्या बहस करती। घर आई तो ये बात भी घर पहुंच चुकी थी। मैंने स्कूल बनाने की कोशिश की और वहां पर गाय वालों ने अपनी गाय बांध ली और गाय वाला मुझसे बदतमीजी कर रहा था। मैं भी उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। मेरे बाप ने कहा कि आज से तेरा घर से जाना बिल्कुल बंद है। तू हाथ से निकलती जा रही है। थोड़ी सी पढ़ाई क्या कर ली है? तेरा तो दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया है। और थोड़ी ज्यादा पढ़ाता तो तू इस गांव से ही भाग जाती। मैं हैरान रह गई। मेरे माँ बाप मेरे लिए किस तरह की बातें सोच रहे थे। साथ वाले घर में एक बूढ़ी दादी रहती थी। उन्होंने हमारी लड़ाई सुन ली। कहने लगी, बेटा ये लोग इसी काबिल है, उनके साथ अच्छा ना किया जाए। ये मर रहे हैं तो उनको पीछे से और उसको धक्का दे दो, तब उनके साथ इंसाफ होगा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही थी। इस गांव से जाहिलपन कभी नहीं जा सकती थी, लेकिन इस जाहिलपन की भेंट चढ़ने वाली कितनी लड़कियां हो चुकी थी। आने वाली नस्ल बर्बाद हो रही थी। लड़कियों को पढ़ाई नहीं मिल रही थी। लड़कों के दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा था। सब लोग यहाँ पर जाहिल और बेवकूफ थे। इस तरह से कैसे चलता? समाज के लिए कुछ कर सकते ना करते तो, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी अपनी तरह खराब ना करते। मैं कमरे में चली गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरे बाप और माँ ने कहा, बस अब उसकी शादी करवा देते हैं। मैं रात तक रोती रही। मैंने खाना भी नहीं खाया। मेरा कमरा बिल्कुल ऐसा बना हुआ था। गली में एक खिड़की खुलती थी, लेकिन उसको खिड़की कहना ठीक नहीं होगा। शायद ये कमरा जमीन के अंदर इतना धंस गया था कि खिड़की की जगह पर सड़क आ गया था। मैंने उस तरफ देखा तो अचानक से हैरान रह गई। किसी का हाथ अंदर आया और उस हाथ के ऊपर एक छोटा सा नान का टुकड़ा और उस पर थोड़ा सा हलवा रखा हुआ था। मैंने देखा, ये कौन है जो मुझे खाना दे रहा है? जब मैंने बाहर देखा तो वही भिखारी था। मैंने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये खाना कहाँ से लेकर आए हो? उसने कहा कि मुझे तो पता है, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी क्लास लगा दी है और तुमने खाना नहीं खाया होगा। ये लो खाना खा लो। मैंने कहा, नहीं मुझे नहीं खाना ये खाना, और तुमसे लेकर तो बिल्कुल भी नहीं खाना। उसने कहा, क्यों? उस दिन तुमने भी तो मेरी मदद की थी। आज मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा तो क्या ही हो जाएगा। लो पकड़ लो, तुम्हारे माँ बाप देख लेंगे। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप ने देख लिया तो मैं खाना खाने के काबिल भी नहीं रहूंगी। शायद मुझे कब्रिस्तान भेज देंगे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। उसे बार बार वापस भेजने लगी, लेकिन वो बड़ी ढीठ आदमी था। जब तक मैंने उसके हाथ से खाना नहीं पकड़ा वह जा ही नहीं रहा था। मैंने खाना ले लिया तो वह जल्दी से वहां से चला गया। जब मैंने वह खाना खाया तो ये सोचने लगी, चलो कम से कम किसी ने तो मेरा एहसास किया। वाकई मुझे बहुत भूख लग रही थी और हमारे घर में कोई इतना खाना भी नहीं बनता था कि एक आदमी ना खाए तो उसके लिए खाना रख दिया जाए। कोई और खाना खा जाता। फ्रिज भी तो नहीं था, फिलहाल खाना रखते तो खराब हो जाता। मुझे अच्छा लगा। रात भर उसी के बारे में सोचती रही। ऐसे नहीं, बस यूं ही सोच रही थी। अच्छा इंसान है लेकिन उसकी किस्मत खराब है। मैं भी अच्छी इंसान थी लेकिन मेरी भी तो किस्मत खराब थी। किस्मत ही तो ऐसी होती है इंसानों की। वह खुद कुछ करना चाहता है तो किस्मत उसके आगे आ जाती है। और मेरे सामने भी मेरी किस्मत खड़ी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अभी मेरी किस्मत और भी खराब होने वाली थी। सुबह हुई तो मेरे माँ बाप मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मेरा बाप सुबह ही कहीं चला गया। माँ ने कहा कि काम पर नहीं गया। मैंने कहा, काम पर नहीं गए तो कहाँ गए? तो मेरी माँ ने कहा, तुझे क्या करना है जान कर, जा अपना कमरा साफ कर। मेरे अकेले का कमरा थोड़ी था, वो तो मेरे भाई का भी था। मेरा भाई जल्दी सो जाता था, रात को भी सो रहा था। 8 साल का तो था, लेकिन मुझे क्या पता था उस 8 साल के लड़के ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर देनी थी। उसे ने ही माँ बाप से बताया था। सुबह से शाम हो गई, अगला दिन आ गया, फिर से शाम हो गई। मेरे बाप ने मेरी माँ को कोई बात नहीं बताई थी। मुझे साफ पता चल रहा था मेरे माँ बाप मुझसे नाराज थे। तीसरे दिन मेरी माँ ने जुबान खोली और कहा, आज शाम को तेरी शादी है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। ऐसा तो गांव की पहली बहुत सारी लड़कियों के साथ हो चुका था। बस 1 हफ्ते में ही शादी हो जाती थी, लेकिन ये क्या, शाम को शादी थी और मुझे सुबह बताया जा रहा था। मैंने कहा, मेरी शादी, मुझे शादी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। मेरी माँ ने कहा, तूने शादी नहीं करनी तो और क्या करना है?
हमारा मुंह काला करवाना है? मैंने कहा कि ये तो कोई बात नहीं हुई। मैंने कैसे आपका मुंह काला करवा दिया? आपको लगता है उस लड़ाई वाली बात को लेकर अभी तक तुम मुझसे नाराज हो? मम्मी, वह बदतमीज आदमी था, उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। अच्छा ठीक है, मैं स्कूल नहीं बनाती हूँ, मैं घर में बैठूंगी, घर के काम करूंगी, बाहर भी नहीं जाऊंगी। आप मेरी शादी तो ना करवाओ। मेरी माँ कहने लगी, तेरी शादी तो तय हो गई है, शाम तक तेरा निकाह भी हो जाएगा। जाओ, तुम्हें थोड़ी बहुत तैयारी करनी है, जाकर कर लो। मैंने तेरे लिए थोड़ा बहुत सामान बना दिया है, वह भी किसी बैग में डाल ले और यहाँ से विदा होने की तैयारी कर। मैंने कहा कि इतनी जल्दी मुझे विदा कर दोगी? एक ही तो मैं बेटी हूँ आपकी, आपका दिल नहीं जलेगा? तो उन्होंने कहा, क्या दिल जलेगा, तुम अपने घर की हो जाओगी और फिर तुझे कौन सा, मैं बाहर विदेश भेज रही हूँ, आती जाती रहना, इस गांव में रहोगी। तो मैंने कहा, मम्मी प्लीज मेरी बात समझो, शादी नहीं करना चाहती। मेरी माँ ने कहा कि इंग्लिश बोल चाहे फारसी बोल, मैं तेरी बात नहीं मानूंगी, प्लीज मुझसे मत कहना। चल जाकर तैयारी कर, शाम को तेरी शादी है और मुझे बहुत सारे काम है, मेरा दिमाग ना खा। फिर मैं अपनी माँ के आगे रोने लगी और बहुत मिन्नतें करने लगी। तीसरी बार तो उसने मुझे धक्का दिया और कहा, चल जाकर तैयार हो जा, 2 घंटे रह गए हैं। मैं भी जाकर तैयार हो गई। ये सोच लिया कि बस ठीक है, चली जाऊंगी यहाँ से। जिसे भी शादी करवा रहे होगा तो कोई मेरे उम्र का ही। वैसे भी इस गांव में बहुत सारे लड़के थे और लड़के तो सारे ही खूबसूरत थे। मैंने कहा, जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसके मिन्नतें कर लूंगी, उसकी डांट सुन लूंगी, लेकिन इन लोगों के घर वापस नहीं आऊंगी। इन लोगों ने तो मुझे एक पल में पराया कर दिया है। जबरदस्ती शादी हो रही थी मेरी, इसे जबरदस्ती नहीं कहते तो और किसको कहते हैं। हमारे गांव की रस्म थी, जब तक लड़का लड़की की शादी नहीं हो जाती वह एक दूसरे को नहीं देखते थे। हाँ, कुछ घर ऐसे भी थे जो पहले से ही लड़के और लड़कों को फोटो दिखा दिया करते थे, लेकिन मेरे माँ बाप को इतनी भी अकल नहीं आई थी। निकाह हो गया, मैं उस आदमी के निकाह में चली गई और मुझे विदा करवा कर साथ भी ले गया। जब मैंने उसका घर देखा तो घर तो बहुत ही छोटा और गंदा सा था। अपने से भी ज्यादा गरीब लोगों में मेरी शादी कर दी गई थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी और सिर्फ अच्छा सोचने की कोशिश कर रही थी। सोच रही थी, घर गंदा है तो उसको साफ कर लूंगी। वैसे भी इस पूरे गांव में किसी का घर कोई बहुत बड़ा नहीं था, सबके घर छोटे छोटे ही थे। फिर सोचा कि जैसा मेरा दूल्हा होगा उसे मैं अपने हिसाब से हैंडल करने की सोचूंगी, उसको नई सोच में ढालने की कोशिश करूंगी। अगर मैं उसकी 10 बातें मानूंगी तो शायद वह भी मेरी 4 बातें मान जाएगा। अब शादी तो हो गई है, सोचा कि अच्छा सोचना चाहिए, जरूरी तो नहीं है अगर आप पर कोई मुसीबत आए तो आप उस मुसीबत समझकर रोना पीटना शुरू कर दें। आप उसको हल करने की कोशिश भी तो कर सकते हैं। उससे ज्यादा उम्मीद की बात मेरे दिमाग में कोई नहीं आ रही थी। वह आदमी अंदर आ गया और जब उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वही भिखारी था। मैंने कहा कि तुम यहाँ भी आ गए, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। उसने कहा कि तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है, और ये बात सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकलती चली गई। मैंने कहा, क्या? मेरे माँ बाप ने न जाने मुझे कौन सी जुर्म की सजा दी है। उसने कहा कि उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आया था तो तुम्हारे माँ बाप ने मुझे देख लिया। अगले दिन तुम्हारा बाप मेरे पास आया था। मैंने उसे बताया कि आपकी बेटी के साथ मेरा ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ दोस्ती है। उसने कहा कि दोस्ती ये कब हुई, और कहने लगा, अब तुम मेरे ही बेटी से निकाह करोगे। मैं तुम्हें ये सब कुछ बताना चाहता था लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला, और फिर तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं खुद गर्ज हो गया और मैंने तुमसे निकाह कर लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा कि तुमने इतनी आराम से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तो तुम्हारी मदद की थी और बदले में मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। कैसे गुजारूंगी मैं तुम्हारे साथ जिंदगी? मुझे तो तुम्हें देखकर ही गुस्सा आ रहा है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे सपने टूट गए। माँ बाप ने पढ़ाई भी ना करवाई और शादी भी तुम जैसे आदमी से करवा दी। मैं रो रही थी लेकिन वह चुप करके बैठा था, यानी कि उसको कोई परवाह नहीं थी। उसने कहा कि तुम्हें भूख लगी होगी। मैंने कहा कि भूख मर गई है मेरी, जहर खा लूंगी, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताऊंगी। जब मैंने कहा कि जहर खा लूंगी तो उसने मुझे अजीब सी बात बताई। उसने कहा, देखो तुम मुझे डराओ नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें अपनी असलियत बता देता हूँ। मैंने कहा, कौन सी असलियत तुम्हारी? इस हुलिये के बाद तुम्हारी कोई असलियत है? वह कहने लगा, अरे मेरी बात तो सुनो। मेरे सामने आकर बैठ गया। उसने अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर दी। पहले उसने अपने सर के ऊपर से बालों की बिग उतारी, फिर नकली दाढ़ी मूछ,
उतारी, फिर पास पड़े एक गीले कपड़े से अपना मुंह साफ करने लगा। ये देखकर हैरान रह गई कि उसके मुंह पर जो सारी मिट्टी और कालिक लगी हुई थी वह उतर गई थी। उसके बाल छोटे छोटे थे। वह शक्ल से कोई बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि मेरे ही उम्र का एक नौजवान खूबसूरत लड़का लग रहा था। उस आदमी से ऐसी डरी जैसे मैंने कोई भूत देख लिया हो। मैंने कहा कि कौन हो तुम? उसने कहा कि मेरी बात गौर से सुनो, मैं एक जासूस हूँ, इस देश के लिए काम करता हूँ, इस इलाके में मेरी ड्यूटी है। मैं पिछले 4 सालों से यहाँ भिखारी बनकर लोगों पर नजर रख रहा हूँ। मैं भिखारी नहीं हूँ, एजेंट हूँ। बार बार उसकी नकली दाढ़ी भी देखती जो एक तरफ पड़ी हुई थी, फिर मैं उसकी तरफ देखती, फिर मैं आसपास देखती तो मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो बिल्कुल साफ सुथरा होकर मेरे सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था कोई हीरो हो। उसने कहा कि मेरा नाम अरमान है और तुम्हें 2 महीने मेरे साथ यहाँ पर और गुजारने होंगे। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो जाएगी और मैं तुम्हें कानपुर ले जाऊंगा। मैंने कहा कि कानपुर तो बहुत बड़ा शहर है। मुझे देखकर हंसने लगा। उसने कहा कि तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, तुम यहाँ पर स्कूल बनाना चाहती थी ना, तुम एक अच्छी इंसान हो। इसलिए जब तुम्हारे बाप ने कहा कि मेरी बेटी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा क्योंकि उसका तुम्हारे साथ चक्कर चल रहा है, तो मुझे तुम्हारे बाप की सोच पर बड़ा अफसोस हुआ। मैं अपनी हकीकत तुम्हारे बाप को भी बता सकता था, लेकिन फिर इस तरह उनकी हकीकत कैसे सामने आती, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं बताया। और देखो, उन्होंने तुम्हारी शादी ही एक भिखारी से करवा दी। मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। मेरी शादी वैसे इंसान से करवा रहा था, लेकिन ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी जिससे मेरी शादी हुई। वह अफसर था, यहाँ के लोगों के लिए तो भिखारी ही था। 2 महीने वहाँ बिताए और उनके बाद वो मुझे कानपुर ले गया। वहाँ पर उसका बहुत बड़ा घर था, उसके पास गाड़ी थी। सबसे पहले उसने मेरी पढ़ाई का इंतजाम किया। उसने कहा कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, तुम किसी तरह 10वीं पास कर लो, उसके बाद सारी पढ़ाई तुम्हारी प्राइवेट हो जाएगी। उसने मुझे स्कूल में एडमिशन करवाया। उससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। मेरा दिमाग इतना तेज था, मैंने 1 साल में 2-2 क्लासें पढ़ी और 3 साल में 10वीं कर लिया। उसके बाद मैं घर में बैठकर प्राइवेट आगे पढ़ाई करने लगी और आजकल मैं उससे भी आगे पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी तो पूरी दुनिया ही बदल गई थी। शादी तो काफी साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक अपने घर वालों को असलियत नहीं बताती, क्योंकि उन्होंने भी तो मुड़कर मेरी खबर नहीं ली है, ना मुझे फोन किया। मेरा भी तो दिल है, अपने माँ बाप से कोई नाराज नहीं होता, लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ और साल इसी तरह बिता लूँ, फिर उनसे बात कर लूंगी। अपनी कहानी सुनाने का मकसद यही है। इस दुनिया में ऐसा भी होता है, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान हैं तो कोई भी आपके साथ ऐसा कोई बुरा करने का सोच भी नहीं सकता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।